हेलो एवरीवन, दिस इज शिवम हियर एंड आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूडियोमेट्री के बारे में। तो देखिए, मोल कंसेप्ट का ही एक नया पार्ट है, नया कंसेप्ट है ये, जिसके अंदर हमें एक स्पेसिफिक चीज़ को लेकर बात करनी पड़ती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि यूडियोमेट्री होती क्या है। तो देखिए, यूडियोमेट्री का मतलब है गैस एनालिसिस। यूडियोमेट्री का क्या मतलब है? गैस एनालिसिस, यानी कि यूडियोमेट्री के अंदर मैं गैसेस को एनालाइज करता हूँ। अब क्वेश्चन अराइज ये होता है कि गैसेस को मैं किस किस तरीके से एनालाइज कर सकता हूं, क्योंकि इट इज नॉट अबाउट ओनली अबाउट मोल्स। ठीक है, तो गैसेस को एनालाइज करने के लिए मेरे पास बहुत सारे डिफरेंट तरीके हैं। मैं गैसेस को मोल्स की फॉर्म में एनालाइज कर सकता हूं, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि हम पढ़ी मोल कंसेप्ट रहे हैं। दूसरी बात, मैं इसको एटॉमिक वेट या फिर इसके वेट के अकॉर्डिंग एनालाइज कर सकता हूं कि क्या गैसेस का क्या वेट है और कितने ग्राम से कौन सी गैस बनेगी। ठीक है, और तीसरी चीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं गैसेस को उनकी वॉल्यूम के बेस के ऊपर एनालाइज कर सकता हूं। तो ये तीन डिफरेंट वेज हैं जिसके थ्रू मैं किसी भी एक गैस को एनालाइज कर सकता हूं। अब बात करते हैं इसकी इंपॉर्टेंस की कि यूडियोमेट्री पढ़ना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो देखिए, हमारे पास एक चैप्टर है, आपने नाम भी सुना होगा, गैसियस स्टेट। जो 11th-12th में है उनको पढ़ना है अभी गैसियस स्टेट, एंड जो बीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो ऑलरेडी 11th में पढ़ के आए हैं गैसियस स्टेट। एंड ये चैप्टर जो है वो आपके नीट के लिए, आईआईटी जेईई एग्जाम्स के लिए और एमएससी एंट्रेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यूडियोमेट्री की सारी इंपॉर्टेंस क्या है? गैसियस स्टेट चैप्टर के अंदर कहां यूज होता है ये? गैसियस स्टेट के अंदर। क्यों? क्योंकि गैसियस स्टेट के अंदर हम पढ़ते क्या है? हम गैसेस को ही तो एनालाइज करते हैं। उसके अंदर बस दो तीन चीजें और ऐड हो जाती है, दैट इज अबाउट प्रेशर, टेम्परेचर, वहां पे वो चीज और ऐड हो जाती है। बट यूडियोमेट्री के अंदर हम गैस को एनालाइज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर मोल्स, उनके वेट के बेस के ऊपर एंड वॉल्यूम के बेस के ऊपर। तो इन तीन चीजों के ऊपर हमें बात करनी है आज के इस टॉपिक के बारे में। ठीक है, तो अब देखिए, अगर मुझे यूडियोमेट्री करनी है ना, तो एक सबसे इंपॉर्टेंट बात पता क्या होती है? एक इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि जो भी मुझे रिएक्शन गिवन है मैं उसको बैलेंस करूं। सबसे पहला काम क्या होता है? जो भी गिवन रिएक्शन है मैं उसको बैलेंस करूं। क्यों बैलेंसिंग क्यों रिक्वायर्ड है? क्योंकि बैलेंसिंग के बाद ही हमें पता चलेगा कि कोई भी एक गैस है ए, जो कि गैस बी में कन्वर्ट हो रही है। मान लीजिए ए प्लस सी मिलके बी बन रहा है। ठीक है, जब तक मैं इसको बैलेंस नहीं करूंगा ना, तब तक मुझे इसके स्टोइचियोमेट्री के बारे में पता नहीं चलेगा। जब तक मैं इसको बैलेंस नहीं करूंगा तब तक मुझे इसकी स्टोइचियोमेट्री के बारे में पता नहीं चलेगा। और जब तक मुझे स्टोइचियोमेट्री के बारे में पता नहीं चलेगा किसी भी गैस की, तब तक ना तो मैं उसके मोल्स के साथ डील कर सकता, ना ही उसके मैं रियल वेट के साथ डील कर सकता, और ना ही मैं उसकी वॉल्यूम के साथ डील कर सकता। तो यूडियोमेट्री के अंदर अगर मुझे गैस एनालाइज करनी है, उसके लिए मेरे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? उसकी बैलेंसिंग। ठीक है, क्योंकि बैलेंसिंग के बाद ही मैं उनको आपस में कोरिलेट कर सकता हूं, उनको डील कर सकता हूं। बेशक अभी मैंने आपको जितना भी बताया ना, वो कोई चीज समझ में ना आई हो, लेकिन जैसे ही मैं आपको एग्जांपल की तरफ लेके चलूंगा, जैसे ही मैं बताऊंगा कि इस बैलेंसिंग की क्या रिक्वायरमेंट है, पहले ही एग्जांपल में आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तब आपको मजे भी आने लग जाएंगे और आपको समझ में भी आ जाएगा कि हाँ, मैं यूडियोमेट्री के क्वेश्चन को कैसे सोल्व कर सकता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मेरे पास यही अराइज होता है कि कोई भी गिवन रिएक्शन है मेरे पास गिवन रिएक्शन है, उसको मैं बैलेंस कैसे करूंगा? क्योंकि बैलेंसिंग भी तो करनी आनी चाहिए ना। तो 3 से 4 छोटे छोटे से रूल है किसी भी चीज को बैलेंस करने के लिए। ठीक है, बैलेंस करने के लिए सबसे पहले रूल क्या है? सबसे पहला रूल ये है कि सबसे पहले आप रिएक्शन को देखो, उसको जज करो एंड उसके अंदर फाइंड आउट करो हेटेरोएटम को। उसके अंदर क्या देखो? सबसे पहले कौन कौन से हेटेरोएटम प्रेजेंट है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि ये हेटेरोएटम क्या होते हैं एंड हमें कैसे पता चलेगा कि किसी भी रिएक्शन के अंदर कितने हेटेरोएटम है। तो देखिए, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इन 3 एटम्स को छोड़ के हर एक एटम क्या कहलाता है? हेटेरोएटम होता है। चाहे वो कोई मेटल हो, नॉन मेटल हो या मेटलॉइड हो, डजंट मैटर। एस ब्लॉक का हो, पी ब्लॉक का हो, डी ब्लॉक का हो, डजंट मैटर। इन तीनों एलिमेंट्स को छोड़ के, इन तीनों एटम्स को छोड़ के हर एक एटम जो है वो हेटेरोएटम कहलाता है। तो बैलेंसिंग का सबसे पहला रूल क्या है? बैलेंसिंग का सबसे पहला रूल क्या है कि सबसे पहले बैलेंस करो हेटेरोएटम को। सबसे पहले देखो कि कौन कौन सा हेटेरोएटम है और उसको बैलेंस करो। बैलेंस द हेटेरोएटम फर्स्ट। ठीक है, अब अगर मैं दूसरे रूल की बात करूं, दूसरे टाइम पे हमें किस चीज को बैलेंस करना होता है? हेटेरोएटम को बैलेंस करने के बाद हमें बैलेंस करना होता है कार्बन को। बैलेंस द कार्बन। एक बार कार्बन बैलेंस हो गया, उसके बाद हमें बैलेंस करना होता है हाइड्रोजन को। ठीक है,
सबसे पहले हेटेरोएटम को बैलेंस करो, देन कार्बन को बैलेंस करो, देन हाइड्रोजन को बैलेंस करो, एंड एट लास्ट जाके हमें बैलेंस करना होता है ऑक्सीजन के एटम को। ठीक है, ये हमारे पास बैलेंसिंग करने के लिए सबसे एक सिंप्लीफाइड वे है कि इस तरीके से अगर आप बैलेंसिंग करोगे ना तो बहुत आसानी से आपकी बैलेंसिंग भी खत्म हो जाएगी एंड आपको रिएक्शन भी समझ में आने लग जाएगी। अब देखते हैं इस रूल को अप्लाई करके कि क्या ये रूल लिटरली वैलिड है। कभी मैं यूं ही हवा में बता रहा हूं, क्योंकि जब तक मैं आपको एग्जाम्पल नहीं कराऊंगा आपको समझ में कैसे आएगा। ठीक है, तो इस चीज को अप्लाई करके देखते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक रिएक्शन है CH ट्रिपल बॉन्ड कार्बन CH3। ठीक है, इसके सामने मैंने ऑक्सीजन रखा हुआ है एंड यहां पर मैंने क्या बना दिया CO2 प्लस में H2O। देखिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं। मोल कंसेप्ट के अंदर अगर मैं यूडियोमेट्री पढ़ रहा हूं तो वहां पे मैं ट्राई करता हूं क्या, किसके साथ एनालाइज करता हूं, गैसेस को एनालाइज करता हूं। अगर मेरे पास कोई भी एक हाइड्रोकार्बन है, ये क्या है मेरे पास हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का क्या मतलब है, हाइड्रोकार्बन का मतलब है जो स्पीशीज सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनी हो उन्हें हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अगर मैं किसी भी एक हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करता हूं ना तो डजंट मैटर किसी एग्जामिनर ने हमें प्रोडक्ट बताया है या नहीं बताया है कि क्या प्रोडक्ट हमें गिवन है। आप किसी भी हाइड्रोकार्बन को अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करते हो या फिर किसी भी हाइड्रोकार्बन के सामने ऑक्सीजन लिखा हो ना तो प्रोडक्ट में सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ही बनता है, इसके अलावा कोई भी अदर प्रोडक्ट नहीं बनता है। तो इसका मतलब क्या है कि एग्जामिनर ने हमें बेशक बताया हो या ना बताया हो कि मैंने हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीजन के साथ बर्न करके कुछ प्रोडक्ट बनाया है, तो प्रोडक्ट में आपको खुद से सोच लेना है कि यहां पे सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा एंड वाटर बनेगा, इसके अलावा कोई भी प्रोडक्ट नहीं बनेगा। ठीक है, ये इसलिए बताया क्योंकि कई बार एग्जामिनर जो है प्रोडक्ट नहीं बताता है, हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीजन के साथ बर्न कर देता है एंड यहाँ पे लिख देता है कोई भी प्रोडक्ट पी, क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि एटलीस्ट अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप में इतनी सेंस, इतनी नॉलेज तो होनी चाहिए ना कि मुझे पता हो कि एक हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीजन के साथ बर्न करके सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनता है, कोई अदर साइड प्रोडक्ट नहीं बनता है। ठीक है, अब चलिए ये रिएक्शन अभी बैलेंस नहीं है, मुझे बैलेंस करनी है। तो बैलेंसिंग करने के लिए क्या है, सबसे पहले इसको जो है एक स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट की फॉर्म में लिख लीजिए। यहां पे क्या है, कार्बन है, 3 कार्बन है मेरे पास और मेरे पास 5 हाइड्रोजन है। इसको मैंने ऑक्सीजन के साथ बर्न किया, देन मेरे पास क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया प्लस में वाटर बन गया। कोई दिक्कत नहीं है। क्या किया मैंने, 1 2 3 कार्बन है, 3 4, सॉरी यहां पे H4 है। ठीक है, C3H4 है। अब मेरे पास रूल क्या था, मेरे पास रूल था सबसे पहले हेटेरोएटम को बैलेंस करो। इस रिएक्शन के अंदर कोई हेटेरोएटम है, कोई भी हेटेरोएटम नहीं है। हेटेरोएटम का मतलब क्या है, एटम रेदर देन कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। यहां पे तीनों क्या है मेरे पास, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ही है। और दूसरा रूल क्या है मेरे पास, दूसरा रूल क्या कहता है कि सबसे पहले किसको बैलेंस करो, कार्बन को। सबसे पहले किसको बैलेंस करो, कार्बन को। तो देखो यहां पे कितने कार्बन एटम है, 3। यहां पे कितने कार्बन एटम है, 1। तो यहां पे मैंने क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, कार्बन एटम मेरे बैलेंस हो चुके हैं। उसके बाद थर्ड रूल क्या कहता है, हाइड्रोजन को बैलेंस करो। थर्ड रूल क्या कहता है, हाइड्रोजन को बैलेंस करो। कार्बन एटम बैलेंस कर लिया, तो यहां पे कितने हाइड्रोजन है, यहां पे मेरे पास 4 हाइड्रोजन है। यहां पे कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। तो उसको मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास यहां पर भी 4 और यहां पर भी 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे, यानी कि कार्बन बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अब बात आती है मेरे पास ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए। तो देखिए यहां पे कितने ऑक्सीजन है, यहां पर 2 ऑक्सीजन के एटम है, जबकि यहां पे मेरे पास कितने हैं, 2 तो यहां पे है और 3 दूनी 6 यहां पे है। टोटल कितने हो गए मेरे पास, 8 ऑक्सीजन के एटम हो गए। तो यहां पे अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहां पे भी कितने हो जाएंगे मेरे पास, 8 हो जाएंगे। यानी कि अब मेरे पास कार्बन एटम भी बैलेंस हो गए हैं, हाइड्रोजन एटम भी बैलेंस हो गए हैं एंड ऑक्सीजन एटम भी बैलेंस हो गए हैं। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमें बैलेंसिंग कैसे करनी होती है। एकदम सिंप्लीफाइड तरीका था किस तरीके से हमें बैलेंस करना होता है। अगर आप मेनली भूल जाते हैं बच्चे, उनको कुछ ना कुछ चाहिए होता है कि हाँ हमें कुछ ऐसा बता दो जिससे कि मुझे ये सीक्वेंस याद रहे कि पहले कार्बन होगा, देन हाइड्रोजन, देन ऑक्सीजन। तो इसका सीक्वेंस क्या है, इसके लिए ट्रिक क्या है, आपने एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल सुना होगा, CHO फंक्शनल ग्रुप है। एक एल्डिहाइड क्या होता है, एक फंक्शनल ग्रुप होता है। तो इसको याद रखो, ये आपका सीक्वेंस ही है। सबसे पहले क्या बैलेंस करना है, कार्बन, देन हाइड्रोजन, देन ऑक्सीजन। यही तो हमने यहां पे किया। तो इस तरीके से आपको अपनी किसी भी रिएक्शन को क्या करना होता है, बैलेंस करना होता है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए अभी तक। अब बात करते हैं हम यूडियोमेट्री के क्वेश्चन के ऊपर।
अब हम चलते हैं यूडियोमेट्री के क्वेश्चन के ऊपर। जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी ना आपको यूडियोमेट्री के बेसिक के बारे में बताने के लिए, वो सारी बता चुका हूं। अबाउट बैलेंसिंग, यूडियोमेट्री में हम किस चीज की एनालिसिस करते हैं, यूडियोमेट्री के अंदर हम गैस को किस किस फॉर्म में जज कर सकते हैं, दैट इज मास की फॉर्म में, वॉल्यूम की फॉर्म में एंड मोल्स की फॉर्म में। अब हम बात करते हैं इसके क्वेश्चंस को लेके, इसके अंदर किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं क्वेश्चंस को लेके। तो देखिए यूडियोमेट्री, जैसे कि मैंने बताया, मोल कंसेप्ट के अंदर बहुत डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं और यूडियोमेट्री मोल कंसेप्ट का ही एक पार्ट है। तो मान के चलो कि ये क्या है, एक मोल कंसेप्ट का ही एक डिफरेंट टाइप ऑफ पैटर्न है क्वेश्चन पूछने का, ठीक है। दूसरी बात, मैंने आपको कल एक बात बताई थी कि अगर आपको मोल कंसेप्ट में कोई भी क्वेश्चन सोल्व करना है तो ये बिल्कुल भी मत मान के चलो कि हम मोल कंसेप्ट के क्वेश्चन कर रहे हैं। आप ये मान के चलो कि मैं एक वहां पे यूनिटरी मेथड लगा रहा हूं, मैं वहां पे जस्ट एक सिंपल यूनिटरी मेथड लगा रहा हूं। मतलब कि क्या, 2 चॉकलेट का प्राइस 10 रुपए है तो एक चॉकलेट का प्राइस कितना हो जाएगा, 5 रुपए हो जाएगा। तो उसे हम क्या कहते हैं, यूनिटरी मेथड ही कहते हैं ना। तो हमें यूडियोमेट्री के अंदर भी सिर्फ और सिर्फ क्या यूज करना है, एक यूनिटरी मेथड की अप्रोच ही यूज करनी है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, कल मैंने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन करवाते टाइम बताया था। पहली बात तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है वो वीडियो देख लीजिए ताकि आज की वीडियो में आपको कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। कल मैंने आपको मोल कंसेप्ट का बेसिक इंट्रोडक्शन करवाते टाइम बताया था, मोल कंसेप्ट के क्वेश्चन सबसे आसान कैसे होते हैं, कब बनते हैं, जब मैं हर एक चीज को किस में कन्वर्ट कर लूं, मोल्स के अंदर कन्वर्ट कर लूं। डजंट मैटर मुझे पार्टिकल्स दिए हुए हैं, मुझे वॉल्यूम गिवन है, मुझे मास गिवन है। सबसे आसान आपके लिए उस चीज को हैंडल करना तब रहेगा, आप उस क्वेश्चन को आराम से हैंडल तब कर पाओगे जब आप उसको मोल्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर लोगे। समझ में नहीं आएगा, आज की वीडियो में अब जो क्वेश्चन कराऊंगा ना वहां से आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चंस पे आते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं एंड हमें करना क्या होता है। मेरे पास क्वेश्चन है, एक मीथेन गैस है, ठीक है, उसको मैंने ऑक्सीजन के साथ बर्न कर दिया। यहां पे सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, अब मैंने प्रोडक्ट नहीं बताया, मान लो मैंने एग्जामिनर ने या फिर मैंने आपको नहीं बताया कि यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बना हुआ है, और मैंने डायरेक्टली आपको स्टेटमेंट दे दी कि इतने ग्राम मीथेन प्रेजेंट है, इतने ग्राम ऑक्सीजन प्रेजेंट है, कि बताओ कितने ग्राम में क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये बात आपको पता होनी चाहिए। और एक एग्जामिनर आपसे ये एक्सपेक्ट भी करता है कि किसी भी हाइड्रोकार्बन को अगर मैं ऑक्सीजन के साथ बर्न करता हूं तो वहां पर मुझे प्रोडक्ट में सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, प्लस में वाटर का मॉलिक्यूल मिलेगा, इसके अलावा कोई भी प्रोडक्ट देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मीथेन को बर्न किया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया, वाटर मिल गया। अब ये रिएक्शन मुझे क्या क्या बता रही है, तो देखिए यहां पर मान लीजिए मेरे पास x है, ये y है। तो ये x और y क्या रिप्रेजेंट करते हैं मुझे, ये x और y रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। यानी कि मेरे पास किसी भी रिएक्शन की जो स्टोइचियोमेट्री होती है, जो मेरे पास किसी भी रिएक्शन की स्टोइचियोमेट्री होती है, वो स्टोइचियोमेट्री किसके इक्वल होती है, मुझे क्या बताती है, वो बताती है मुझे किसी भी स्पीशीज के नंबर ऑफ मोल्स के बारे में, वो बताती है मुझे किसी भी स्पीशीज के नंबर ऑफ मोल्स के बारे में। तो देखिए अभी मैंने ये रिएक्शन बैलेंस नहीं की है, अभी ये रिएक्शन मैंने बैलेंस नहीं किया है, मैंने डायरेक्टली एक रिएक्शन लिख दिया, मुझे नहीं पता ये बैलेंस है नहीं है। अगर मैं इससे एक इंफॉर्मेशन निकालना चाहूं तो मुझे क्या दिख रहा है, यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, यहाँ पे मान लीजिए z है, यहाँ पे मेरे पास b है मान लीजिए, ठीक है। यहाँ पे ये इनके स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। इनको अगर मैं बैलेंस नहीं करूं तो मुझे क्या समझ में आ रहा है मेरे पास कि x मोल मीथेन है, मेरे पास x मोल मीथेन है, वो जो है y मोल ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके क्या बना रहा है मेरे पास, x मोल मीथेन जो है वो y मोल ऑक्सीजन के साथ बर्न करके z मोल कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, z मोल कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में b नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर के मॉलिक्यूल मुझे दे रहा है। ये बात समझ में आ रही है। मैंने जैसा कि क्या कहा, स्टोइचियोमेट्री होती है किसी भी रिएक्शन की, वो मुझे क्या रिप्रेजेंट करते हैं, उस स्पीशीज के नंबर ऑफ मोल्स के बारे में रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैंने अभी इसको बैलेंस नहीं किया है, इसको मैंने बैलेंस अभी नहीं किया है। तो मुझे यहां से क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है, x मोल मीथेन y मोल ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके z मोल कार्बन डाइऑक्साइड एंड b मोल ऑफ H2O मॉलिक्यूल दे रहे हैं। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा मुझे
इनकी स्टोइचियोमेट्री से क्या पता चल रहा है, नंबर ऑफ मोल्स का आइडिया मिल रहा है मुझे। इनकी स्टोइचियोमेट्री से नंबर ऑफ मोल्स का आइडिया मिल रहा है। अगर मैंने इसको बैलेंस नहीं किया ना तो मुझे ये पता ही नहीं चलेगा कि कितने मोल ऑफ मीथेन को बर्न करने के लिए कितने मोल ऑक्सीजन चाहिएंगे, कितने मोल कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा एंड कितने मोल वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा। यानी कि सिंपल एक बैलेंसिंग से मुझे कितनी सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। अभी बताता हूं कितनी सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। इसको एक बार बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है। इसको अब बैलेंस करके देखते हैं। इसको अब बैलेंस करते हैं। इसको मैं डायरेक्टली आंसर बता रहा हूं। बैलेंस करने के बाद हमारे पास यहां पे क्या आंसर निकल के आएगा, ताकि 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 थोड़ा सा आप भी माइंड यूज कर लो। और मुझे जब मैं इसको बैलेंस करूंगा ना तो मुझे यहां पे आएगा 2 मोल ऑक्सीजन एंड यहां पे मेरे पास आएगा 2 मोल ऑफ वाटर। ठीक है, कोई दिक्कत यहां पे नहीं है। अब देखिए, अब मैं ना इस इंफॉर्मेशन को सिर्फ और सिर्फ इस रिएक्शन को बैलेंस करने के बाद क्या क्या इंफॉर्मेशन निकाल रहा हूं। सबसे पहली बात नंबर ऑफ मोल्स के बारे में। सबसे पहली बात नंबर ऑफ मोल्स के बारे में मुझे पता है। यहां पे मेरे पास जब मैंने बैलेंस कर दिया रिएक्शन को तो 1 मोल मीथेन है, 2 मोल ऑक्सीजन है, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड है एंड 2 मोल मेरे पास वाटर के मॉलिक्यूल है। कोई डाउट अभी तक? कोई डाउट नहीं है, क्योंकि मैंने बताया बैलेंसिंग करने के बाद जो भी स्टोइचियोमेट्री आती है वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, किसी भी स्पीशीज के नंबर ऑफ मोल्स को। दूसरी बात, इसको क्या मैं वॉल्यूम की फॉर्म में लिख सकता हूं? इसको क्या मैं वॉल्यूम की फॉर्म में लिख सकता हूं? तो देखिए, एक बात बताओ, मैंने कल ही आपको मोल कंसेप्ट के अंदर बेसिक इंट्रोडक्शन करवाया था और यही इसलिए मैंने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन पहले करवाया था ताकि आपको पता चल जाए। एक हायर कैलकुलेशन करने से पहले आपको ये तो पता होना चाहिए ना 2 + 2 4 होते हैं। ठीक है, अब मैंने कल आपको एक बात बताई थी कि 1 मोल है, 1 मोल को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 मोल किसके इक्वल होती है, 22.4 लीटर के इक्वल होती है। ये बात मैंने आपको कल बताई थी ना। तो अब एक बात बताओ, मुझे नंबर ऑफ मोल्स पता है हर एक स्पीशीज के, क्या मैं इस इंफॉर्मेशन के साथ हर स्पीशीज की कितनी वॉल्यूम परसेंट है रिएक्शन के अंदर वो बता सकता हूं? बिल्कुल बता सकता हूं। ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स हैं। ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स हैं। इसको अगर मैं 22.4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो हर एक स्पीशीज की कितनी वॉल्यूम परसेंट है वो निकल जाएगी, बिल्कुल निकल जाएगी। तो अगर मैं इसको वॉल्यूम की फॉर्म में लिखना चाहूं तो यहां पे मेरे पास क्या है, मीथेन की 22.4 लीटर, ऑक्सीजन की 44.8, कार्बन डाइऑक्साइड की 22.4 एंड वाटर की मेरे पास कितनी आ जाएगी, 44.8 लीटर वॉल्यूम आ जाएगी। यानी कि बैलेंसिंग करने के बाद मुझे एक तो नंबर ऑफ मोल्स पता चल गए, दूसरी वॉल्यूम पता चल जाएगी और तीसरा क्या पता चलेगा, मास। तीसरा मुझे क्या पता चलेगा, मास पता चल जाएगा। अब मुझे पता है 1 मोल मीथेन ले रहा हूं तो 1 मोल मीथेन का मास कितना हो जाएगा, 16 ग्राम। कोई डाउट? कैसे? कार्बन है, कार्बन के 1 मोल का मास कितना होता है मेरे पास, 12 ग्राम। कार्बन के 1 मोल का मास कितना होता है, 12 ग्राम। मेरे पास हाइड्रोजन के 1 मोल का मास कितना होता है, 1 ग्राम। लेकिन यहां पे कितने हाइड्रोजन के एटम है मेरे पास, 4 है, तो इसका मास कितना हो जाएगा, 4 ग्राम। तो टोटल कितना हो जाएगा मेरे पास, 16 ग्राम। कोई डाउट नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। क्यों? क्योंकि मैंने आपको कल ही बताया था बेसिक इंट्रोडक्शन के अंदर, इसलिए मैंने कहा है कल वाली वीडियो नहीं देखी है तो देख लो, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। ठीक है, यहां पे मुझे पता चल जाएगा कि 1 मोल मीथेन का मास कितना हो जाएगा, 16 ग्राम। अब मेरे पास यहां पे क्या है, मेरे पास यहां पे ऑक्सीजन है। अब देखिए O2 का मास कितना होता है मेरे पास, O2 का मास कितना होता है मेरे पास, 32 ग्राम। O2 का मास कितना होता है मेरे पास, 32 ग्राम। अब मुझे कितने मोल O2 गिवन है, 2 मोल O2 गिवन है। तो 1 मोल ऑक्सीजन एटम का डाई ऑक्सीजन का मास होता है 32 ग्राम, तो 2 मोल का मास कितना हो जाएगा, 64 ग्राम। कोई डाउट नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, कोई डाउट, क्योंकि कल मैंने आपको इंट्रोडक्शन करवाया था, सारी चीजें बताई थी मैंने। कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड का कितना मोल परसेंट है मेरे पास, 1 मोल परसेंट है, और 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना होगा मेरे पास, 44 ग्राम। ठीक है, अब चौथी चीज क्या पता चल रही है मुझे, वाटर। 1 मोल वाटर का मास कितना होता है मेरे पास, 18 ग्राम। तो 2 मोल वाटर का मास कितना हो जाएगा मेरे पास, 36 ग्राम हो जाएगा। तो ये 3 इंफॉर्मेशन तो मुझे पता चल गई यहां से। ठीक है, ये 3 इंफॉर्मेशन मुझे पता चल गई यहां से। अब एक चौथी इंफॉर्मेशन और देख लें, यहां से मुझे चौथी इंफॉर्मेशन और क्या मिल रही है, पार्टिकल्स के बारे में देख लें। पार्टिकल्स देखिए, मैंने आपको बताया था कल 1 मोल का क्या मतलब है, 1 मोल का मतलब है 22.4 लीटर, अभी बताया दोबारा। और 1 मोल का क्या मतलब है,
6.023 इंटू में 10⁻23 पार्टिकल्स कह लीजिए, एटम कह लीजिए, मॉलिक्यूल कह लीजिए, कुछ भी। मुझसे पूछा हुआ है कि बताओ इस रिएक्शन के अंदर कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे मीथेन के अंदर, मीथेन के, ठीक है। इस रिएक्शन में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे मीथेन के, कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे ऑक्सीजन के, कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे कार्बन डाइऑक्साइड के, एंड कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे वाटर के, मुझसे पूछा हुआ है। तो पार्टिकल्स को लेके क्या इंफॉर्मेशन दे सकता हूं, मुझे पता है 1 मोल का मतलब है इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, इस चीज को हम कहते हैं एवोगैड्रो नंबर, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम Na से, ठीक है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इतना सबको पता होगा। तो देखिए मेरे पास मीथेन के कितने मोल्स प्रेजेंट है, 1 मोल्स, तो यहां पे कितने नंबर ऑफ पार्टिकल हो जाएंगे, Na नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो जाएंगे। ऑक्सीजन के कितने मोल प्रेजेंट है, 2, तो नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हो जाएंगे, 2 इंटू में Na हो जाएंगे। कितने नंबर कितने मोल प्रेजेंट है कार्बन डाइऑक्साइड के, 1, तो यहां पे 1 Na नंबर ऑफ पार्टिकल्स कार्बन डाइऑक्साइड के हो जाएंगे। और वाटर के कितने मोल प्रेजेंट है, 2, तो यहां पे मेरे पास ट्वाइस ऑफ Na नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट हो जाएंगे। तो ये था मेरे पास एक सिंपल सी रिएक्शन के थ्रू मैं कौन कौन सी इंफॉर्मेशन यहां से गैदर कर सकता हूं। कोई डाउट अभी तक नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, ये चीजें समझ लो, क्योंकि इन चीजों के बेस के ऊपर ही ना सारे के सारे न्यूमेरिकल होने वाले हैं मेरे पास यूडियोमेट्री के। सिर्फ और सिर्फ एक ही रिएक्शन लूंगा, ये वाली, सिर्फ और सिर्फ एक यही रिएक्शन लूंगा, और आपको मैं 5-6 डिफरेंट टाइप के कंसेप्ट, जो डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स बनते हैं, क्या क्या पूछा जा सकता है एग्जामिनर के थ्रू, वो देख सकते हैं हम। क्योंकि मैं बिलीव करता हूं कि एक क्वेश्चन की हेल्प से 4 डिफरेंट कंसेप्ट समझाना, अगर मैं 4 डिफरेंट कंसेप्ट को 4 डिफरेंट एग्जाम्पल की थ्रू समझाऊंगा ना, लिटरली वो कंफ्यूजिंग होता है। लेकिन अगर एक ही क्वेश्चन की हेल्प से मैं अगर आपको 4-5 डिफरेंट कंसेप्ट समझा पाया, तो एक क्वेश्चन पे स्टिक रह के ना आपको चीजें समझ में आने लग जाएगी, और यही एक अच्छा तरीका है पढ़ाने का, ठीक है। तो यहां पे अभी हम चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ, दैट इज अबाउट इसके न्यूमेरिकल्स। ये सारा का सारा बेसिक था, ये सारा का सारा आपको ये बताना था कि आप किस तरीके से किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करके उस रिएक्शन को लेके क्या क्या इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हो, ठीक है। अब मेरे पास क्वेश्चन क्या है, मेरे पास क्वेश्चन है कि बताओ, मेरे पास क्वेश्चन है, यहां पे क्वेश्चन लिख लेते हैं। मेरे पास यहां पे 0.2 ग्राम मीथेन गिवन है, 0.2 ग्राम मीथेन गिवन है। मुझसे पूछा हुआ है कि बताओ कितने ग्राम ऑफ ऑक्सीजन चाहिएगी, क्या पूछा हुआ है, ग्राम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली बर्न 0.2 ग्राम ऑफ मीथेन, 0.2 ग्राम ऑफ मीथेन। क्वेश्चन समझ में आ गया। मुझे मीथेन गिवन है 0.2 ग्राम, और मुझसे पूछा हुआ है कि कितने ग्राम ऑफ ऑक्सीजन चाहिएगी मुझे 0.2 ग्राम ऑफ मीथेन को कंप्लीटली बर्न करने के लिए। थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा, जो चीजें अभी तक हमने पढ़ी है वो सारी साफ हो चुकी होगी, क्योंकि आप अब कोरिलेट नहीं कर पा रहे हो कि इस चीज को मैं जो अभी तक पढ़ा है हमने, इस चीज को फाइंड आउट करने में कैसे यूज कर सकता हूं, एंड दैट इज ऑल अबाउट यूटिलिटी, ठीक है। इस चीज को क्या कहते हैं हम, कि ब्रेन कितना काम कर रहा है आपका। अगर आपने जो भी अभी तक बताया है उस चीज को यहां पर रिलेट नहीं कर पा रहे ना, तो बिलीव मी आपको सिर्फ वही समझ में आ रहा है जो मैं समझा रहा हूं, अभी आप खुद का माइंड यूज नहीं कर रहे हो, ठीक है। एक बार वीडियो पॉज कर लो, जितना बताया है मैंने कल की वीडियो में और आज की वीडियो में अभी तक, वो सारा का सारा माइंड यूज करके देखो इस क्वेश्चन के ऊपर कि क्या आप इस चीज को कैसे कर सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको स्टार्ट करता हूं आगे बताना कि कैसे हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखिए मैंने आपको क्या बताया था, हमें मोल कंसेप्ट के क्वेश्चन सोल्व करने के लिए क्या करना चाहिए, यूनिटरी मेथड यूज करना चाहिए। और मैंने आपको दूसरी बात बताई थी कि यूनिटरी मेथड सबसे इजी होता है हैंडल करना अगर मैं इस यूनिटरी मेथड को मोल्स के साथ ट्रीट करूं तो। अगर मैं मोल्स की फॉर्म में यूनिटरी मेथड को यूज करूंगा ना, तो मेरे पास उस मेथड को यूज करना, उस क्वेश्चन को सोल्व करना सबसे आसान हो जाता है। डजंट मैटर नंबर ऑफ मोल्स के बारे में पूछा हुआ है, डजंट मैटर मेरे पास मोल को लेके कोई इंफॉर्मेशन है, डजंट मैटर कि मोल का कोई दूर दूर तक यूज है। अगर आप मोल कंसेप्ट के क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो, अगर आपको आइडिया हो गया कि हाँ ये मोल कंसेप्ट के क्वेश्चन है, तो आप उस गिवन इंफॉर्मेशन को सबसे पहले ट्राई करो मोल्स की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, और अभी आपको समझ में आ जाएगा कि मोल्स की फॉर्म में मैं इसको कन्वर्ट करूंगा तो कितना आसान मेरे पास ये क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए क्या क्वेश्चन पूछ रहा है।
मेरे पास 0.2 ग्राम मीथेन गिवन है, मुझसे पूछा हुआ है कि कितने मोल ऑफ ऑक्सीजन चाहिएगी इस 0.2 ग्राम ऑफ मीथेन को कंप्लीटली बर्न करने के लिए। तो मैंने क्या कहा, सबसे पहले मोल्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, सबसे पहले चीजों को मोल्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। मुझे पता है नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन वेट डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कल ही करवाया था, ठीक है। गिवन वेट कितना है मेरे पास मीथेन का, 0.2 ग्राम। गिवन वेट कितना है, 0.2 ग्राम। मोलिकुलर वेट कितना होता है, 16। तो यहां पे मेरे पास पॉइंट हट जाएगा तो नीचे 160 बन जाएगा, दैट इज 1/80 मोल्स। कोई दिक्कत यहां पर नहीं होनी चाहिए, सिंपल सी मैथ लगाई है मैंने। यहां पे मेरे पास क्या आ गया, नंबर ऑफ मोल्स निकल के आ गए। अब देखो बहुत सिंपल सा तरीका है, यूनिटरी मेथड पता चल गया किसे कहते हैं। अब एक बात बताओ मुझे, 1 मोल मीथेन को बर्न करने के लिए मुझे यहां पर 2 मोल ऑक्सीजन चाहिए होती है। रिएक्शन बैलेंस करी मैंने, वहां से मुझे पता चल गया 1 मोल मीथेन को बर्न करने के लिए 2 मोल ऑक्सीजन चाहिए होती है। कोई दिक्कत नहीं है। तो अब एक बात बताओ, 1/80 मोल ऑफ मीथेन मुझे गिवन है रिएक्शन के अंदर, तो 1/80 मोल ऑफ मीथेन को बर्न करने के लिए मुझे कितनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन चाहिएगी, ऑब्वियस सी बात है ट्वाइस। जब 1 मोल को बर्न करने के लिए 2 मोल ऑक्सीजन चाहिए, तो 1/80 मोल को बर्न करने के लिए ट्वाइस ही तो चाहिएगी ना। यूनिटरी मेथड किसे कहते हैं, दैट इज 1/40 मोल ऑफ ऑक्सीजन चाहिए मुझे, 1/40 मोल ऑक्सीजन चाहिएगी 1/80 मोल ऑफ मीथेन को बर्न करने के लिए। यूनिटरी मेथड, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट चीज, मुझसे क्या पूछा हुआ है, मेरे पास अभी रिजल्ट नहीं निकला है, मुझसे पूछा हुआ है कितने ग्राम ऑफ ऑक्सीजन चाहिएगी 0.2 ग्राम ऑफ मीथेन को कंप्लीटली बर्न करने के लिए, ठीक है। अब एक बात बताओ, 1 मोल ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 1 मोल ऑक्सीजन का मास कितना होता है 32 ग्राम। तो 1/40 मोल ऑफ ऑक्सीजन का मास कितना होगा, 1/40 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 32 से, तो मेरे पास यहां पर ग्राम में आंसर आ जाएगा ना। समझ में आ गया, ये मेरे पास क्या आ गया, यहाँ पे आंसर निकल के आ गया है। क्या किया मैंने, कुछ भी नहीं। क्या मुझसे पूछा हुआ था कितने मोल ऑफ मीथेन गिवन है, नहीं पूछा हुआ था। क्या मुझसे पूछा हुआ था कि कितने मोल ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगी, नहीं पूछा हुआ था। लेकिन मैंने क्या किया, मेरे चीज को आसान बनाने के लिए, मेरे क्वेश्चन को आसान सा बनाने के लिए मैंने चीजों को मोल की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। मैंने इसको क्या किया, मोल की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। एंड आसानी क्या हुई मुझे मोल की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, कि मैं मोल को आसानी से तो वेट में कन्वर्ट कर सकता हूं, आसानी से उसको वॉल्यूम में कन्वर्ट कर सकता हूं। एंड मोल के साथ यूनिटरी मेथड अप्लाई करना, मोल के साथ यूनिटरी मेथड अप्लाई करना सबसे आसान होता है, दुनिया में सबसे आसान काम होता है, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको कहा था इनिशियली कि अगर आप मोल कंसेप्ट के क्वेश्चन कर रहे हो ना, तो आपको क्या करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है, जस्ट यूनिटरी मेथड अप्लाई करना है। मोल कंसेप्ट के क्वेश्चन करने के लिए आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ यूनिटरी मेथड यूज करना होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास, 0.2 ग्राम मीथेन थी, 2 मोल ऑक्सीजन, मैंने पूछा था कितने मोल ऑफ ऑक्सीजन चाहिए कि इसको कंप्लीटली बर्न करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास क्या है, 0.2 ग्राम मीथेन ही गिवन है, मुझसे पूछा हुआ है कि 0.2 ग्राम मीथेन को अगर मैं कंप्लीटली बर्न कर दूंगा तो कितने मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगी, कितने मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो जाएगी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तरीका कर लिया था, दूसरा तरीका बहुत आसान है। 0.2 ग्राम मीथेन में कितने मोल ऑफ ऑक्सीजन होते हैं, कितने मोल होते हैं हमारे पास, 1/80, अभी निकाला था मैंने 2 मिनट पहले ही। अब एक बात बताओ, 1 मोल मीथेन को मैंने बर्न कर दिया तो कितने मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, एक, जब मैंने बैलेंस किया मुझे क्या पता चला इंफॉर्मेशन कि 1 मोल मीथेन को बर्न करके मुझे 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड ही मिल रही है, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड ही मिल रही है। तो 1/80, अगर मैं तो 1/80 मोल ऑफ मीथेन को कंप्लीटली बर्न कर दूं तो मुझे कितने मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी, ऑब्वियस ही बात है 1/80 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ही तो मिलेगी ना, 1/80 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ही मिलेगी। तो यहां पर मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन भी हो गया, कितने मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगी अगर मैं 0.2 ग्राम ऑफ मीथेन को कंप्लीटली बर्न कर दूंगा, तो कितनी मिलेगी मेरे पास, 1/80। क्यों, 1 मोल मीथेन से 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, तो 1/80 से 1/80 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ही बनेगी। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, 1 मोल मीथेन है मेरे पास, सॉरी
0.2 ग्राम मीथेन मेरे पास गिवन है, मुझसे पूछा हुआ है कितने ग्राम ऑफ वाटर बनेगा, कितने ग्राम ऑफ वाटर फॉर्म होगा, ग्राम ऑफ वाटर फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास, दोबारा वही यूनिटरी मेथड लगाएंगे। 1 मोल मीथेन से मुझे 2 मोल वाटर मिलता है, 1 मोल मीथेन से मेरे पास 2 मोल वाटर मिलता है। अब आपने एक चीज नोटिस की है, जितनी भी मैंने चीजें करवाई है ना, जितना भी कंसेप्ट बताया, जितना भी न्यूमेरिकल बताया, वो सारा का सारा किस चीज के ऊपर बेस्ड चल रहा है, इसकी बैलेंसिंग के ऊपर। अगर मैंने यहाँ पे बैलेंसिंग गलत कर दी होती ना, एक भी क्वेश्चन का आंसर सही नहीं आता, क्योंकि यूडियोमेट्री जो है वो कंप्लीटली बैलेंसिंग बेस्ड ही क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपने बैलेंसिंग नहीं की है, कहीं पर गड़बड़ कर दी है, तो यकीन मानिए सारा कंसेप्ट, सारे न्यूमेरिकल, सारे आंसर गलत हो जाएंगे आपके, सिर्फ एक छोटी बैलेंसिंग की वजह से। इसीलिए मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि आपको बैलेंसिंग करना कितना जरूरी है एंड कैसे बैलेंसिंग करते हैं। तो कितना, क्या पूछा हुआ है, कितने ग्राम ऑफ वाटर फॉर्म होगा अगर मैं 0.2 ग्राम ऑफ मीथेन से, शुरू से लेकर एंड तक मैं 0.2 ग्राम पे ही स्टिक हूं, क्योंकि मुझे पता है एक सिंपल सी चीज को अगर मैं 4 डिफरेंट तरीके से बताऊंगा ना, तो वो आसान रहेगा, रेदर देन 4 डिफरेंट एग्जांपल लेके 4 डिफरेंट कंसेप्ट बताऊं। ठीक है, तो मुझसे पूछा हुआ है 0.2 ग्राम मीथेन से कितने ग्राम वाटर मिलेगा। मुझे पता है 1 मोल मीथेन से 2 मोल वाटर मिलता है, तो 1/80 मोल मेरे पास है, 1/80 मोल मीथेन से मुझे क्या मिलेगा, 1/80 मल्टीप्लाई 2 मोल ऑफ वाटर मिलेगा, यही तो मिलेगा, दैट इज 1/40 मोल ऑफ वाटर मेरे पास मिल जाएंगे। एंड वाटर का वेट कितना होता है मुझे पता है 18 ग्राम, एंड मोल्स को मुझे ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो क्या करूंगा मैं, इसको इसके मोलिकुलर वेट से मल्टीप्लाई कर दूंगा, दैट इज 18। यहां पे मेरे पास आ जाएगा आंसर। अब एक क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा आपके माइंड में, मैंने मोल्स को वेट में कन्वर्ट करने के लिए उनके मोलिकुलर मास से मल्टीप्लाई क्यों किया। बेशक बहुत सिली क्वेश्चन है, लेकिन कई सारे स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों कर रहे हैं हम। बहुत सिली क्वेश्चन है लिटरली, लेकिन कई सारे स्टूडेंट्स को दिक्कत रहती है कि ऐसा क्यों कर दिया हमने। अब एक बात बताओ, यहां पर एक अलग से बॉक्स बना लेता हूं मैं इस छोटे से कंसेप्ट को समझाने के लिए। एक बात बताओ, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन वेट डिवाइड बाय एटॉमिक वेट, या फिर एटॉमिक कह लीजिए, या फिर मोलिकुलर कह लीजिए, मोलिकुलर वेट। अब मुझे नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, क्या गिवन थे, नंबर ऑफ मोल्स गिवन थे 1/40, ठीक है, 1/40 इक्वल टू में गिवन वेट मुझे चाहिए, वेट मुझे निकालना है, मोलिकुलर वेट मुझे पता है, मोलिकुलर वेट कितना है मेरे पास वाटर का 18 है, तो गिवन वेट यानी कि जो वेट मुझे चाहिए उसको निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, 1/40 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 18 से, मेरे पास क्या आ जाएगा, वेट आ जाएगा ना जो मुझे पूछा हुआ है। तो यहां पे मैंने वही तो किया, मोल्स को डिवाइड कर दिया किससे, उसके मोलिकुलर वेट से, और मेरे पास आंसर आ गया। तो ये थे मेरे पास डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन जो कि पूछे जा सकते हैं यूडियोमेट्री में। बिलीव मी, मैंने आपको 3-4 डिफरेंट टाइप बताई है। आप चाहे तो क्या कर सकते हो, कार्बन डाइऑक्साइड मुझे गिवन है, मुझे कार्बन डाइऑक्साइड के नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, मुझसे पूछा हुआ है कि बताओ अगर मेरे पास यहाँ पे 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड है, 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड मेरे पास है, तो उसको 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड पाने के लिए मुझे कितने मोल ऑफ मीथेन को बर्न करना पड़ेगा। एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन क्या है, मैंने अभी तक क्या किया, रिएक्टेंट को आपस में रिलेट किया, रिएक्टेंट से कितना प्रोडक्ट बनेगा वो मैंने आपको बताया। अब मेरे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है कि इतने मोल कार्बन डाइऑक्साइड गिवन है मेरे पास, या फिर इतने मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मेरे पास रिलीज हुई है, तो बताओ इतने मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करने के लिए कितने मोल ऑफ मीथेन चाहिएगी। तो ये भी क्या है कि यूनिटरी मेथड ही तो है, ये भी मेरे पास एक यूनिटरी मेथड ही तो है। तो देखिए मुझे पता है 1 मोल मीथेन के लिए से 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, 1 मोल मीथेन से 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। मुझसे पूछा हुआ है कि 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड मुझे रिलीज करवानी है, मुझसे पूछा हुआ है कि 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करवानी है, तो कितने मोल ऑफ मीथेन चाहिएगी। तो ऑब्वियस ही बात है, जब 1 से 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है तो 2 मोल मीथेन से 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड ही तो रिलीज होगी ना, 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड ही तो रिलीज होगी। उसी तरीके से आप क्या कोरिलेट कर सकते हो, कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन के साथ रिलेट कर सकते हो, वाटर को आप मीथेन के साथ कोरिलेट कर सकते हो, वाटर को आप ऑक्सीजन के साथ रिलेट कर सकते हो, और इस तरीके से विद द हेल्प ऑफ रिलेशन, विद द हेल्प ऑफ मोल कंसेप्ट आप गैस को एनालाइज कर सकते हो। एंड बिलीव मी, जो मैंने आपको बताया है ना,
गैसियस स्टेट आपका आधा खत्म हो गया, गैसियस स्टेट के आधे न्यूमेरिकल आपके खत्म हो गए हैं। जितने भी नंबर ऑफ मोल्स के रिलेटेड, वॉल्यूम से रिलेटेड गैसेस के क्वेश्चन थे ना, सारे खत्म करवा दिए इस चीज की हेल्प से। तो ये था यूडियोमेट्री के बारे में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। एंड अगर कोई भी डाउट रहता है इसके बावजूद तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, या फिर आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज ड्रॉप आउट भी कर सकते हो। जो मेरी इंस्टाग्राम आईडी है वो है shivam898। यहां पर जाकर आप मुझसे अपने किसी भी टाइप की क्वेरी के बारे में पूछ सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।